आज की शुरुआत हम वहां से करते हैं जहां हमने पिछली बार काम छोड़ा था। आप ये बताओ कि आपसे वो प्रूफ हो गया डायगोनल सिमेट्री अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला? बताओ कि आपने पूरा पूरा कर लिया वो प्रूफ? अच्छा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था ये तो बताओ। सी इक्विवेलेंट, ये C1 C2 बीच में C3, 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C2 C3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऊपर वाले दोनों का प्रोडक्ट करके डबल प्लस इनका प्रोडक्ट प्लस इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 का डबल कर दो। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने वो उस दिन वो टाइम भी हो गया था, मैंने वो इक्वेशंस लिख के छोड़ा था, एक से Q1 निकालो, एक से Q2 निकालो, Q बराबर Q1 प्लस Q2 में पुट कीजिए और कंपेयर कीजिए तो आपका आना था। किसी बच्चे ने किया क्या वो कंप्लीट? हुआ नहीं या किया नहीं? हो गया, प्रूफ हो गया वो? यस सर। ठीक है, मतलब वो तो आप कर ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं उस तरह के काम में। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं किसी सवाल को लेके उसी तरह से, मान लो ये आ जाए एक क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं आज। ये 8 माइक्रोफेराड है। देखो मैंने यार ये देखा है आपकी, जैसे हमारी जब क्लास शुरू होती है उसमें मान लो नियरली 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, नियरली 30, लेकिन क्लास खत्म होने तक ये कुछ कम हो जाते हैं। कभी कभी पूरा चलता है, लास्ट तक भी कंप्लीट रहते हैं, लेकिन बीच में कई बार कम हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं कहूंगा कि आप अगर क्लास में आए हैं तो अटेंड पूरी कीजिए, तो बीच बीच में जाना तो अच्छा तो नहीं होता है। खैर ये भी 8 माइक्रोफेराड, ये आपका है 4 माइक्रोफेराड, ये आपका है 4 माइक्रोफेराड, ये कोई बैटरी लगी है, और ये मान लो 8 माइक्रोफेराड। अभी ये बैटरी ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है। इस तरह का कुछ आपको अरेंजमेंट दिया गया है। 7 वोल्ट की ये बैटरी है। सवाल है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी on connecting the switch। एक पार्ट तो ये, और एक पार्ट ये कि 8 माइक्रोफेराड वाला जो बीच वाला कैपेसिटर है, इसमें एक है A और एक है B, ये दो प्लेट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये हो गया। सेकेंड पार्ट ये रहेगा आउट ऑफ A एंड B विच इज पॉजिटिव, मतलब कौन सी प्लेट पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ये हमारा दूसरा सवाल है। क्वेश्चन हो गया क्लियर, समझ आया? यस सर। पहले तो मुझे ये बताओ, ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। ये अनबैलेंस्ड है। 8 × 8 64, 4 × 4 16। तो आप थोड़ा 2 मिनट इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस 40 आएगा सर। 40 की यूनिट माइक्रोकूलम। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी कनिका, आप बताओ ये सोल्व हुआ क्या आपसे? कनिका, कनिका प्लीज रिप्लाई कीजिए। मुस्कान आप बताओ सोल्व हो गए? मुस्कान
क्या ये सोल्व हो गया? आंसर आ गया 40 माइक्रो कूलम। या चलो ये बता दो सी इक्विवेलेंट कितना है वो बता दो। चलिए मैं बताता हूं, देखिए इधर देखिए, ये फिर से वही, ये है तो वही फॉर्मेट व्हीटस्टोन ब्रिज, आप इसको ऊपर खींच दो इसको नीचे, वो वही अरेंजमेंट बन जानी है। 8 into 8 64 एंड 4 into 4 16। तो क्या ये बैलेंस्ड नजर आ रहा है हमें? नहीं है। लेकिन इस अनबैलेंस्ड में एक डायगोनल सिमेट्री है 8 8 4 4। तो ऐसे में क्या करेंगे, सबसे पहले तो x और y के क्रॉस C इक्विवेलेंट लिख लेंगे। मान लो ये C1 है, लेट दिस बी C2 एंड लेट दिस बी C3। हमने तीन माने C1 C2 और C3। तो आपने पहले C इक्विवेलेंट निकाला बिटवीन x एंड y, वो होगा 2 टाइम्स C1 C2। 2 टाइम्स C1 C2 कितना हो गया? Recording in progress. 8 4 32, 32 और 2 64 प्लस C1 C3, C1 C3 8 into 8 64 प्लस C2 C3 32 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और प्लस 2 टाइम्स C3 16। ये आपका बना कितना आएगा? ये पूरा सोल्व होने के बाद बताओ, कर लिया होगा आपने। फ्रैक्शन में कितना बनेगा? क्या ये सोल्व होके इतना आ रहा है क्या बताओ? 40/7 माइक्रोफेराड। यस सर। ये आपका आएगा 40/7 माइक्रोफेराड। इट मीन्स आप इस पूरे को रिप्लेस कर दो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। फॉर्मूला जो था हमारा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ, जो पिछली क्लास में आपने निकाला होगा। 2C1 C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2 टाइम्स C3। ये आपने इससे निकाला 40/7 माइक्रोफेराड और ये 7 वोल्ट। तो जो चार्ज फ्लोन है दैट इज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आ गया 40 माइक्रो कूलम। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट तो शायद सभी को समझ आ ही गया है। सेकंड पार्ट अब बताओ कि A और B में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये कैसे बताया था? क्या मैंने कहा था कि कोई डायगोनल सिमेट्री की बात नहीं कर रहा मैं तो अनबैलेंस्ड की बात कर रहा हूं। एक साइड प्रोडक्ट बड़ा होगा और एक साइड प्रोडक्ट छोटा होगा, बताया था। फिर मैंने कहा था, यस सर। फिर मैंने कहा था रेजिस्टेंस वाले में तो छोटे वाले को रख लो, बड़े वाले को हटा दो। कैपेसिटेंस वाले में बड़े वाले को रख लो, छोटे को हटा दो, क्योंकि जिधर कैपेसिटेंस ज्यादा उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो उस साइड से ये चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है? 8 into 8 बड़ा है या 4 into 4? 8 into 8। 8 into 8। तो थोड़ी देर के लिए आप इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। अगर आप इनको भूलते हो तो ये जो चार्ज चल के आएगा, जो भी चार्ज चल के आएगा ये कुछ इस तरह जाएगा। अगर आप इनको भूलते हो इसको और इसको, तो बीच वाली ब्रांच में चार्ज यूं आना है। अब असल में ऐसा नहीं है कि ये हट गए, हटे नहीं है। Q1 Q2 है, यहाँ ये पलटेगा, ये Q2 होगा और ये Q1 होगा। लेकिन मुझे बीच वाली ब्रांच का पता लग गया कि बीच वाले में यूं आना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा Q1 माइनस Q2 KCL से। तो कौन सी प्लेट पॉजिटिव बनी और कौन सी नेगेटिव? हाँ जी, आ गया समझ? यस सर। रेजिस्टेंस में उल्टा चलेगा। फॉर्मूला ये बिल्कुल सेम है जो आपने यहां बनाया है। जिस भी बच्चे ने कल का प्रूफ ना किया हो वो प्लीज अपना कंप्लीट करे, और बाकी आप लोग ये नोट कीजिए।
और अगर मान लो डायगोनल सिमेट्री भी ना हो तब क्या करेंगे? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये आपका नोट हो गया है? हो गया सर। ठीक है। अब मेरा पूछना ये है आपसे कि अगर डायगोनल सिमेट्री भी ना हो तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर डायगोनल सिमेट्री भी नहीं है वहां तो, क्योंकि हमने बैलेंस वाला देख लिया, फिर हम अनबैलेंस की बात कर रहे हैं, उसमें डायगोनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो अगर डायगोनल सिमेट्री ना हो तो ऐसे में क्या करें हम? हाँ भाई, आ तो सकता है ना ऐसा सवाल भी। एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस देख रहा था अभी। एट प्रेजेंट 30 पार्टिसिपेंट्स हैं यार, 30। मैं चाहूंगा कि ये 30 लास्ट तक तो बने रहें, ऐसा ना हो कि बीच में जा रहे हैं छोड़ के। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि और भी कुछ आ जाए तो कैसे करना है। हटा दो इसको, ये तो क्लियर हो गया आपको। देखो मैं एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट आपके लिए बनाता हूं, चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, कैसे भी। उसमें एक चीज आप सीखेंगे। अब मान लो ये X है और ये आपका टर्मिनल है Y। इसमें हम उसी फॉर्म में अपना व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएं। ये है 25 माइक्रोफैराड। सपोज ये भी 25 माइक्रोफैराड। इस तरह के आपने दोनों ब्रांचेस ले ली। और मान लो ये है 10 माइक्रोफैराड और ये भी है 10 माइक्रोफैराड। इस तरह से, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बीच में आप कुछ भी दे दो। मान लो ये है 15 माइक्रोफैराड। सवाल है कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y। अब यूं तो यार आपको लगेगा ये क्यों दे दिया है सवाल, क्या ये बैलेंस है कि नहीं? बताओ इसको देख के। बैलेंस। तो आप फिर तो इसका आंसर ही बता दो पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, इसका आंसर बताइए आप। 17.5। 17.5। इन्होंने बताया कि आंसर आ रहा है 17.5 माइक्रोफैराड। मैंने जानबूझ के एक बैलेंस्ड लिया है, क्योंकि मैं आपको अभी एक तरीका सिखाऊंगा, चाहे अनबैलेंस्ड हो तो भी क्या करना है। तो हमारे पास आंसर पहले से होगा तो हम वेरीफाई कर पाएंगे ना कि हाँ भाई सही किया है कि गलत किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और कोई रीजन नहीं है वैल्यूज लेने का, ताकि आप बिल्कुल यकीन कर पाए कि हाँ यार ये तो यही आया है। पहले देखो 17.5 कैसे आया। 25 गुना 10 250 250, तो ये बैलेंस है। बैलेंस है तो 15 कैन बी रिमूव्ड, 15 वाला हटा दिया। ऊपर वाले दोनों सीरीज में 25 और 25 का सीरीज में क्या बनेगा? 12.5 12.5, और नीचे 10 और 10 का 5, 12.5 और 5 जो है वो पैरेलल में तो जुड़ जाएंगे। तो क्या ये आंसर अब तो हमारे पास कंफर्म हो गया पहले से। ठीक है, अब आप तरीका सुनो। ये मेथड तो तभी लग पाया है जब ये बैलेंस था। मैं आपको जनरल सा मेथड इसमें बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको यूज करना है। आप इसको एक स्टार की तरह विजुलाइज करेंगे। देखिए कैसा स्टार दिखाता हूँ। ये आपका X है, ये ऊपर वाला हिस्सा पड़ा रहने दो जैसे भी है। ये 1
ये 2। आप इसको भी उठा के थोड़ा ऊपर ले जाओ, ये तीसरा, ये। अब देखना, ये 1 और ये 1, क्या ये और ये सर्किट सेम है कि नहीं? सेम है। ये आपका 25 है, माइक्रो में चल रहा है, ये आपका 25 है। इनको छोड़ो, मैंने बीच में एक स्टार बनाया है, 15, 10 एंड 10। ये जो इस तरह का फॉर्मेशन होती है, इस तरह की फॉर्मेशन, ये इसको बोल देते हैं स्टार। दिस इज अ स्टार। स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब भाई देखो, मेरे पास तो आंसर है, थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी जो आप करते रहेंगे, साथ साथ बताते रहेंगे। स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होगा? लेट दिस बी द टर्मिनल 1, दिस बी द टर्मिनल 2, दिस बी द टर्मिनल 3 एंड दिस बी द टर्मिनल 4। 4 टर्मिनल थे, लेकिन अब कितने टर्मिनल बचेंगे? 1, 2 और 3। तो क्या एक टर्मिनल कम हो जाएगा कि नहीं हमारा? जब भी कभी एक टर्मिनल कम होगा, कुछ चीजें पैरेलल में बनने के चांसेस हो जाते हैं। अभी बताता हूं आपको। देखिए, ये आपका टर्मिनल नंबर 1, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग दिस इज द टर्मिनल नंबर 4, दिस इज द टर्मिनल नंबर 3 एंड दिस इज द टर्मिनल नंबर 2। आप केवल बीच वाले स्टार को देखो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए यहां जो कैपेसिटेंस लगा है, यहां मैंने बोल दिया C1, ऐसे बोल दिया मैंने। इधर जो कैपेसिटेंस लगा है उसको मैंने बोल दिया C2, ये दिख रहा है 15। और इधर जो कैपेसिटेंस लगा है इसको मैंने बोल दिया C3। तो आप ऊपर वाले से कंपेयर करके बताओ मुझे कि C1 कितना, C2 कितना, C3 कितना। सुनो, ढंग से इसको देख के बताओ। C1 आपका है 10 माइक्रोफैराड, C2 कितना? C2 15 माइक्रोफैराड, C3 कितना? 10। आप इसको इससे रिप्लेस कर लोगे, एक कैपेसिटेंस यहां आ जाएगा, एक कैपेसिटेंस यहां आ जाएगा और एक कैपेसिटेंस यहां आ जाएगा और टर्मिनल गायब हो जाएगा। टर्मिनल गायब हो गया, एक बीच वाला। इसको मैं बोल दूं C12, इसको मैं बोल दूं C23। डेल्टा में कैसे किया है? अभी करेंगे, किया नहीं हमने, करेंगे इसे। और इसको मैं बोल दूं C13। मैं कह रहा हूं, जब भी कभी आपको ऐसा नेटवर्क किसी कैपेसिटिव सर्किट में दिखाए, आप उसको इस तरह से रिप्लेस करेंगे। कैसा रिप्लेसमेंट है वो? कि एक टर्मिनल कम करेंगे। फिलहाल कितने टर्मिनल हैं? 4 है ना इसमें, 1, 2, 4। हम चौथा टर्मिनल ही गायब कर देंगे। हम प्रूफ नहीं करेंगे यार इस चीज का, KCL KVL से प्रूफ होते हैं, लेकिन हम वो तरीका सीखेंगे। अब वो वैल्यूज क्या लगाएंगे वो सुनो, वो वैल्यूज क्या लगाएंगे अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इससे अगला सर्किट बनाया। देखो, अब टर्मिनल चौथे को गायब कर दो। ये आपका X है और इसको आपने 1 बोल रखा था। 1 और 2 के बीच में कितना कैपेसिटेंस जुड़ा हुआ है? 1 और 2 के बीच में पहले से 25 स्टार के अलावा 25 माइक्रोफैराड। अच्छा, वो 3 है। 1 और 3 के बीच में कितना जुड़ा हुआ है स्टार के अलावा? 25। ये भी 25 माइक्रोफैराड। जैसे ही बीच वाला टर्मिनल गायब होगा, एक C12 आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में एक और आ गया आपका C12। तो क्या C12 इसके साथ पैरेलल में नहीं हो जाएगा? अभी फॉर्मूले में बताऊंगा आपको कि कैसे वैल्यूज निकालनी, ठीक है? ये तो आपका हो गया C12 1 और 2 के बीच में, C23 2 और 3 के बीच में, और एक आपका बनेगा C13 1 और 3 के बीच में। और भाई ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया। आप बताओ, स्टार का डेल्टा कैसे हमने दिखाया? क्या ये समझ आ रहा है क्या? मैंने ये जो 3 थे, ये जो इस तरह का नेटवर्क था, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ये वैल्यू आपकी होगी C12, ये वाली वैल्यू नीचे वाली होगी C13 और ये वाली वैल्यू होगी C23। इससे आपने वो नेटवर्क बना दिया। अगर आपके पास C12 C23 और C13 की वैल्यूज हो, तो आगे तो नेटवर्क छोटा करना बड़ा आसान है। ये दोनों किसमें? ये दोनों
ये दोनों किस में? पैरेलल। पैरेलल। उधर से वो दोनों पैरेलल, फिर वो दोनों ऊपर वाले दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, और फिर उसके साथ नीचे वाला पैरेलल में, और हमारा ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ये होता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आए और आपको कोई सिमेट्री ना दिखे तो आप ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का अपना यूज कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें ये सुनो, ये निकालते कैसे हम? सपोज मैं बात करूं C12 की, C12, तो 1 और 2 की लाइन में जो आपने ये लगाया है, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट C1 इंटू C2 अपॉन तीनों का सम। ये प्रूफ वगैरह होते हैं KCL KVL से, वो हमें नहीं करने, हमें इनको यूज करना देखना है। तो C12 होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे आप बताओ C23 क्या लेना होगा? C23 बताओ, यहां देख के फॉर्मूला बनाओ। C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C2 इंटू C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसी लास्ट C13 क्या बनेगा? C13 इन दोनों को देख के बताओ। C1 C3 अपॉन C1 प्लस C2 C1 प्लस C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अब थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशंस के लिए तैयार रहो और मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। ये रखे तीनों। पहले मुझे C12 बताओ कि C12 कितना निकल के आ रहा है। C12 सर पैरेलल में लगाने के बाद क्या क्या दोबारा होता है? पहले तो मैं आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर बताएंगे क्या करना है ना। पहले तो ये वैल्यूज निकालिए कि ये क्या आएंगी, उसके बाद देखेंगे हम। एक बार C12 कैलकुलेट करके बताओ। 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 प्लस 10, 150 कितना? दोबारा बोलना। 24/7। 24/7। 24/7। मैं इसे थोड़ा पॉइंट्स में ही लेके चलता हूँ। 24, मैं एक बार चेक कर लूँ पहले आपका सही है कि नहीं, क्योंकि फिर फालतू में गड़बड़ होगी। C1 इंटू C2 150 अपॉन 15 और 20 35, ये आपका बनेगा 150 अपॉन 35। 5 से गया, 5 से 30/7 आ रहा है, तो 24/7 नहीं 30/7 आ रहा है, 30/7। और अगर मैं इसको सोल्व करूं, पॉइंट्स पे ले जाऊं, 7 4 28, 20 7 2 14, 60 7 8 56, बस 2 डिजिट तक छोड़ दो, बहुत है। पॉइंट के बाद 2। क्या ये आ गया कि नहीं? C12 यस सर। ऐसे आप अगला बताओ। हाँ जी बोलो। ये भी तो नहीं आ जाएगा। क्या नहीं आया? ये भी इतना ही आ जाएगा। C23 भी यही आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ सीधा 4.28 माइक्रोफेराड। अब आप C13 बताओ कितना आ रहा है? C13 20/7। तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग। कितना आ रहा है बता दो। पॉइंट्स में कर दिया ये, और तो कोई बात ही नहीं है। C1 इंटू C3 100/35 2.8 86 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आपके 3 वैल्यूज आ गई। अब सुनो, ये क्या करना है, ये आपने जो स्टार को विजुलाइज किया, एक स्टार आपको दिखना चाहिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड या किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में। आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ 4 टर्मिनल थे, यहाँ 3 बचे हैं। एक टर्मिनल गायब होते ही कुछ चीजें पैरेलल में बनती है। अब 1 और 2 के बीच में ये दो अलग अलग हटके एक लग गया, और 1 और 2 के बीच में एक पहले से था, तो क्या 25 के पैरेलल में नहीं आ गया क्या ये C12? सर एक बार ये बताइए कैसे लिखे C12 और C23 C13? कैसे लिखे मतलब? कैसे लिखे मतलब इसका प्रूफ मांग रहे हो क्या? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कैसे लिखा है? ये कैसे को तो मैंने शायद आपको शुरू में बोला है, हम इनको प्रूव नहीं कर रहे हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन का। यूं तो इनका प्रूफ करने में भी पूरा केवीएल लगा के आप कर सकते हो, हम इनका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि आपसे Yes, sir. आपसे कोई नहीं पूछने वाला है इनका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में या कहीं और। हम ये सीख रहे हैं कि अगर अनबैलेंस्ड और विदाउट डायगोनल सिमेट्री वाला आ जाए, या एक टेक्निक सीख रहे हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन की, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, उस पर हम ध्यान देंगे अभी। क्लियर है ना? समझ में आया क्या? मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं वही कह रहा हूं आपको शुरू से। अब आप यूज करना सीखो इसे क्या है। आप ये बताओ, इससे ये नेटवर्क बनाना आ गया है क्या आपको? इससे ये नेटवर्क वैल्यूज Yes, sir. फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलो, इससे डायग्राम बन गया, यानी कि C12 अब यहाँ लग गया यहाँ, तो 25 के पैरेलल में। C23 यहाँ लग गया तो इस 25 के पैरेलल में। पैरेलल में तो सीधा जुड़ता है, पैरेलल में तो सीधा जुड़ता है। तो देखो आप अगला डायग्राम देखो, अगला डायग्राम ये बनेगा। ये आपका x है, ये आपका y है। ये 25 में आप जोड़ दो C12 4.28, कितना हो गया? 29.28 हुआ कि नहीं? समझ आया? Yes, sir. दूसरी साइड भी बताओ, जो दूसरा है वो भी हो गया इधर ही। ये दोनों 25 में C23 जुड़ा, सेम ही हो गया। कोई गलती हो तो बता देना भाई। 29.28 और नीचे एक बचा C13 जो आपका है 2.86 माइक्रोफैराड। आप ये बताओ कि आपको इससे ये सर्किट समझ आया कैसे बनाया? Yes, sir. अब ऊपर दोनों सेम आ गए, सीरीज में दोनों सेम है तो हाफ हो जाएगा। Yes, sir. कर दो इसका हाफ, इसका हाफ कर दीजिए ताकि आप अगला डायग्राम बनाएं। तो 14 28 का आधा 14 कितना आ रहा है बताना एग्जैक्ट? 14.64 माइक्रोफैराड। और इसके नीचे लगा है 2.86 पैरेलल में। अब पैरेलल में है तो सीधे जुड़ेंगे। जोड़ के बताओ, 17.53. क्या जोड़ के ये आपका आंसर आ रहा है क्या? Yes. Yes, अब sir. इसमें तो कहीं हमें जरूरत पड़ी ही नहीं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस था कि अनबैलेंस था। इसका मतलब अब आपने एक ऐसा तरीका सीख लिया है, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए आप उसे रिप्लेस कर देंगे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से। कैसे? इस पॉइंट को ऊपर उठाओ, इसे स्टार की तरह विजुलाइज करो, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो इन फॉर्मूलों से, जिनका प्रूफ हमने स्किप किया है क्योंकि वो हम नहीं करेंगे। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हम यूज करना सीख लें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कभी डाइपोल में बहुत फॉर्मूले बताए, लेकिन एक कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म बताई थी आपको कभी, कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म Yes, sir. ब्रह्मास्त्र। तो क्या उसका Yes. प्रूफ तो नहीं किया हमने डायरेक्ट यूज किया था उस फॉर्मूले को, है ना? तो कुछ ऐसे Yes, sir. हायर क्लासेस के फॉर्मूले होते हैं जो यहाँ पे काम आते हैं हमारे। तो और देखो कितना फायदा हुआ हमें एक बैलेंस्ड लेके चलने का। क्या हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं? हाँ भाई बिल्कुल सही गए, हम बिल्कुल सही गए। ठीक है? Yes, sir. अब अगर अनबैलेंस्ड भी हो तो आप लगा देंगे ये टेक्निक स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। Yes, sir. तो ये इसको नोट कीजिए और अच्छे से नोट कीजिए। आप तो स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते चलो, फॉर्मूले ढंग से लिख लेना और हेडिंग डाल सकते हो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। अब ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला एज इट इज नहीं है। आपको ये तो पता लग चुका है ना कि रेजिस्टेंस और
कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे हैं। यस सर। 10th में आप पढ़ के आए होते हैं रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ना होता है, जबकि यहाँ पैरेलल में जोड़ना होता है। तो आप वहाँ सीखेंगे ये वाला फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में बनता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में, यहाँ बनता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। अगर हो जाए तो बता देना। फॉर्मूला याद रखना आसान है ना, याद हो जाएगा। तो 2 का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। यस। ठीक है। इसमें मैंने कहा हेडिंग डाल देना स्टार्ट। हो गया नोट। हो गया भाई सभी का, बताओ बढ़े आगे। यस सर। ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्मूले बने हैं, जो मैंने नहीं मिटाए हैं, ये तो कैपेसिटेंस में फॉर्मूले हैं स्टार टू डेल्टा के। स्टार टू डेल्टा जब भी बनेगा एक टर्मिनल कम होगा, कुछ चीज़ें पैरेलल में आ जाएंगी और आगे सर्किट सोल्व होगा। अब मान लो कभी जैसे इस तरह का सवाल आ जाए कोई, मैं वैल्यूज तो नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि फिर इतना भी एडजस्टमेंट नहीं है कि कितनी सही वैल्यूज बन पाएंगी कैलकुलेशन वाइज। लेकिन मान लो जैसे यूं आ जाए कि एक ये कैपेसिटेंस है, एक ये कैपेसिटेंस है, एक ये कैपेसिटेंस है। ये आपके वो बाहर वाले टर्मिनल X और Y, और एक ऐसा ही नेटवर्क इसके अंदर बीच में बना मिले, ट्रायंगुलर नेटवर्क बिल्कुल ऐसा ही। चलो कोई नहीं, मैं वैल्यू लेके चलता हूँ। वैल्यू वैसे ही ले लेंगे, जैसे ये C, ये भी C है, ये भी C है, ये C, C और C। आपने इनको यूं सीधा कनेक्ट किया। एक बार आप जवाब दीजिए कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन X एंड Y, क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल में आप जवाब दीजिए। यहाँ तो शायद दिख रहा है आसानी से, अभी जो किया था उस तरह का। टू बाई थ्री सी। 2/3 C देखते हैं।
ये तो आपका जो अभी बना था ना, जैसे किसी ने यहाँ का स्टार चेंज करके डेल्टा बना दिया, कुछ इस टाइप का बन रहा है। ये दोनों किसमें, ये दोनों पैरेलल की सीरीज, ये दोनों पैरेलल। सी और सी का 2c, ये आपका x है, ये आपका y है। सी और सी का ये बना 2c पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में, सी और सी का 2c, ये दोनों भी पैरेलल में, सी और सी का 2c। अब ऊपर वाले दोनों किसमें हैं, सीरीज में। सीरीज में है तो वो भी छोटा हो जाएगा, 2c और 2c का c, और एक नीचे है 2c, और ये 2c और c दोनों किसमें हो गए, पैरेलल। तो सी इक्विवेलेंट का क्या आंसर आ गया, 3c। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना आपको, ये जो पार्ट अभी पूछा था। हाँ भाई, समझ आया ये? यस सर। लेकिन अगर मान लो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, क्वेश्चन में मैं कुछ इस तरह का बना दूं, ये बाहर मैंने वही नेटवर्क बनाया, सी और थोड़ा सा बीच में करते हैं इसे, सी बीच में भी वही नेटवर्क बना दिया, थोड़ा आसान रहे कैलकुलेशन, इसलिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ना जाके सीधी इस तरह की वैल्यू ले रहा हूँ, सी और सी। लेकिन अब मैं बीच में कनेक्टिंग वायर ना जोड़ के एक और सी जोड़ दिया, यहाँ एक और सी जोड़ दिया, और यहाँ एक और कैपेसिटेंस जोड़ दिया। क्या अब वो और ये अलग हो गया कि नहीं, काफी अलग। और अब आपको निकालना है सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब तो अटक गए हम। हाँ भाई बताओ, फर्क समझ आ रहा है ऊपर वाले में और इस सर्किट में? आपको बीच में एक एक्स्ट्रा डेल्टा नजर आ रहा है, बीच में एक एक्स्ट्रा डेल्टा, ये और ये डेल्टा मेरे लिए किसी काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि बीच में एक सी आ गया। अगर ये और ये सी नहीं आते तो ये पैरेलल में हो जाते जैसा ऊपर था, लेकिन अब ये डेल्टा काम का नहीं है। तो ऐसे में आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दो, ताकि बीच में एक पॉइंट बने और कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन बनके सर्किट थोड़ा छोटा होने की तरफ आगे बढ़े। बीच में पॉइंट बने कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह से, फिर ये सर्किट आगे बढ़े। तो अगला जो हमारा काम है, जैसे स्टार टू डेल्टा लिखा था, ऐसे ही आपका होगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन क्या है? इस तरह की फॉर्म थी, इस तरह की कोई फॉर्म थी, बस 3 टर्मिनल थे, 1 2 3। इसको आपने बोला था C1 बोल दिया, अब मैंने इसको C1 बोल दिया ना। C1 बोलने से तो पार नहीं पड़ेगी। ये C12, ये C23 और ये C13। आपको इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, स्टार फॉर्म, इस तरह की फॉर्म, समझ गए हो? ये वाली फॉर्म, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज योर टर्मिनल 1, दिस इज योर टर्मिनल 2, दिस इज योर टर्मिनल 3, और एक एक्स्ट्रा टर्मिनल हमने बढ़ा दिया, जिसको क्या नाम दिया है हमने? 4। और यहाँ पे क्या कैपेसिटेंस होंगे उन पे हम आएंगे। इसको मैं नाम दूंगा C1, इसको मैं नाम दूंगा C2, इसको मैं नाम दूंगा C3, और ये कन्वर्जन करके कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिससे सर्किट सोल्व होने के चांसेस बढ़ेंगे मेरे भाई। ये तो था आपका स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा में आपको ध्यान होगा, स्टार टू डेल्टा में हमने ये वाली फॉर्म ली थी, 1 2 3 4। यहां जो कैपेसिटेंस लगा था वो था C1,
यहाँ जो कैपेसिटेंस लगा था वो था C1, यहाँ जो कैपेसिटेंस लगा था वो था C2, यहाँ जो कैपेसिटेंस लगा था वो था C3। इनसे मैंने ये बनाया था डेल्टा। मैंने टर्मिनल नंबर 4 को गायब किया था, 1 2 3, केवल ये बन गया था नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए, ये बन गया था। और यहाँ वाला कैपेसिटेंस आपने बोला था C12, यहाँ वाला बोल दिया था C23 एंड यहाँ वाला बोल दिया था C13। आप पहले तो ये बताओ, इससे ये बदलने के फॉर्मूले याद हो गए थे हमें? हाँ भाई, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है क्या? इधर वाले कन्वर्जन में जो अभी यूज कर लिया था हमने, नहीं है। अब देखो डेल्टा टू स्टार कैसे काम आएगा, मैं वो उसका कन्वर्जन उधर आपको बताता हूँ। जैसे आपको C1 लिखना है, सर उसमें सारे 3C हो जाएंगे है ना, एक किसमें? एक C की वैल्यू 3C हो जाएगी। मैंने तो अभी बताया ही नहीं आपको कि सॉल्व किया है मैंने। चलो ठीक है, देखते हैं पहले डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूले तो समझे हम कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के फॉर्मूले क्या है। आपको C1 लिखना है, C1 आपको C1 लिखना है। 1 से जाने वाले कौन दो कैपेसिटर है? इधर देखो, डेल्टा वाले की वैल्यू पता है मुझे, वो C1 लिखना है। 1 से चलने वाले दो कैपेसिटर कौन कौन है? 1 2 1 3 1 3, तो उन दोनों का सम C12 प्लस C13 प्लस उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीसरा C23। क्या समझ आया क्या फॉर्मूला है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का? भाई फॉर्मूले तो याद करेंगे हम इनके प्रूफ नहीं करेंगे, वो काम नहीं है, लेकिन फॉर्मूले याद करेंगे, वो अप्लाई करना आना चाहिए। पहले आप ये बताओ कि आपको ये समझ आ गया है कि क्या फॉर्मूला है? इस नेटवर्क से आपको ये बनाना है, तो यहां जो लगाना होगा उसकी वैल्यू होगी 1 की तरफ जो लगाना होगा इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई थर्ड। ऐसे ही C2 बताओ आप, C2 क्या बनेगा? C2 क्या बनेगा? 2 से जो दो बन रहे हैं उनका सम C12 प्लस C23 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीसरा C13। और ऐसे ही जो C3 लगाना होगा वो क्या बनेगा? C3 क्या बनेगा बताओ, अरे बोलो, C3 क्या बनेगा? बोलो इसमें देख के। C13 प्लस C23 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीसरा आपका है C12। मैं बोल रहा हूं जगह कम है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि किस तरह से ये अप्लाई होना है। अब देखो, अब इसमें हम बदलते हैं, बीच वाले डेल्टा को आप आइडेंटिफाई करो। वो मेरे काम का ही नहीं है क्योंकि कोई पैरेलल ही नहीं बन रहा, तो उसको हटाओ, उसको सीरीज बनाओ। ये टर्मिनल 1 बोल दिया मैंने, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया। अब बीच में एक नया टर्मिनल आ जाएगा 4। तो देखो अगला डायग्राम सुनिए, बाहर का बना लो पहले ही, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बाहर का पहले ही बना के रखो, 1 2 और एक ये 3, ये बाहर वाले हैं, ये C और C, ये आपका X है, ये आपका Y है। ये हो गया मेरा, ये हो गया, और एक ये हो गया। अब अंदर वाला नेटवर्क देखो, अंदर वाला नेटवर्क, एक बीच में एक टर्मिनल 4 बढ़ा दो, इन तीनों के बीच में। यहां से चलो, एक C बाहर है, मैंने ये लगा दिया। ये आपका टर्मिनल नंबर 1 था, तो ये आपका 1 है, ये C बाहर था और ये 1 है। ऐसी एक C ऊपर था और ये टर्मिनल नंबर 2 है, और एक C इधर था और ये आपका टर्मिनल नंबर 3 है, और बीच में एक नया टर्मिनल आएगा 4। अब बताओ क्या क्या जोड़ना है? 1 4 के बीच में क्या आएगा? 1 4 के बीच में यहाँ पे 1 की तरफ C1, यहां बताओ ये क्या आएगा? C1। फिर ये बताओ ये क्या आएगा? C2। और फिर ये बताओ ये क्या आएगा? C3।
देखो C1 हमारा फॉर्मूला हमने देखा, मेरे पास C12 भी C है, C23 भी C है और C13 भी C है। तो मैंने जब C1 देखा, C1 यहाँ में क्या लगाऊंगा, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में क्या लगाऊंगा, इन दोनों का सम प्लस इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई थर्ड। तो इन दोनों का सम कितना है, C प्लस C, C प्लस C, 2C प्लस C स्क्वायर बाई C, कितना हो गया, 3C हो गया। यानी कि यहाँ जो C1 है वो आपका बनेगा 3C। ऐसे ही सारे सेम बनेंगे, C2 भी आपका बनेगा 3C और C3 भी आपका बनेगा 3C। बताओ भाई ये समझ आया क्या? पिछले फॉर्मूले से भी निकल सकती है, तो जरूरी है दूसरा फॉर्मूला भी याद करना। क्या क्या क्या? मतलब ये पिछले फॉर्मूले से भी निकल रहा था, तो ना फॉर्मूला जरूरी है। पिछले से नहीं निकलेगा भाई, वो तो बाई चांस मैंने C और C ले लिए, तीनों एक जैसे ले लिए, तब बाई चांस हो गया। क्या आपको लग रहा है ये और ये सेम है? क्या ये और ये सेम फॉर्मूले हैं क्या? नहीं। तो ये तो बाई चांस ऐसा हो रहा है, थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको ऐसा किया था। स्टार टू डेल्टा के अलग फॉर्मूले याद रखो, डेल्टा टू स्टार के अलग फॉर्मूले याद रखो। अभी बताओ क्या समझ आया क्या? ठीक है। इसके बाद सुनो, ये 3C और C सीरीज में, 3C और C का कितना बनेगा सीरीज में? 3C और C सीरीज में कितना बनेगा? 3C इंटू C अपॉन 4C, 3C बाई 4। इधर भी 3C बाई 4 और ऊपर भी 3C बाई 4, तो तीनों बन गए। ठीक है। अब देखो आप, ये x है, ये एक बना C, ये एक बना C, x में थोड़ा और नीचे बनाता हूं, ये y है, इन दोनों के बीच में एक ये है C, ये तो आपका यहां तक आया। ये 3C इंटू C अपॉन 4C, तो 3C बाई 4, ये बीच में एक टर्मिनल है, यहां भी बना 3C बाई 4, एक मिनट, यहां भी बना 3C बाई 4 और यहां भी आपका बन गया 3C बाई 4। आप ये बताओ ये नेटवर्क किस तरह से छोटा होके इसमें कन्वर्ट हुआ है, कि यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। आप एक बार ये फॉर्मूले और ये सारा एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ाता हूं इसको। आपके ग्रुप पे कुछ नाम भेजे हैं सुनील सर ने, अंशु, हर्षित का वही नेटवर्क बीच में चला गया, उसका मैसेज आया था। हर्षित तो कर ही रहे रोज अटेंड। दीपिका, मयंक एंड सचिन सन ऑफ सोमवीर एंड विनय। तो आपको ये तो समझ आया होगा ना, अगर इसकी बजाय ये नेटवर्क आ जाए तो यूं हमें कन्वर्जन करना होगा। यस सर। ठीक है। अब मैं ऊपर वाला हटाता हूं।
अब कैसे करें इसको सोल्व? आगे पहुंच गए हो क्या आप यहां तक? बताओ। यस सर, इसके बाद दोबारा वापस डेल्टा में कन्वर्जन। ना फिर तो वही करते रहेंगे हम। अब कुछ और भी तो चेक करें हम, जो आसान चीजें, डेल्टा स्टार से आसान। चलो मैं इससे आगे बढ़ूं, ये फॉर्मूले याद करना अपने अच्छे से। इसके बाद देखो आप, ये आपका टर्मिनल x है, ये आपका टर्मिनल y है। x और y के बीच में एक तो c अलग है, उसको तो पढ़ा ही रहने दो, क्योंकि वो तो दिक्कत ही नहीं दे रहा। जो भी बाकी का निकलेगा वो तो एक पैरेलल में जुड़ जाना है लास्ट में। समझ आ रही है बात? भाई ये वाला जो c है ये तो कोई दिक्कत ही नहीं दे रहा, आप बाकी का निकाल लो, मैं तो जुड़ जाऊंगा आके लास्ट में, है ना? यही काम है, ठीक है। बाकी देखो मान लो मैं इसको नाम देता हूं A और इसको नाम देता हूं B। इसके अलावा क्या ये 4 टर्मिनल का नेटवर्क बन रहा है क्या? इसके अलावा X, Y, A और B, तो फिर से आसार हो गए व्हीटस्टोन के। X और A के बीच में कौन है? X और A के बीच में बोलो, X और A के बीच में C। X और B के बीच में कौन है? 3C/4। 3C/4। इसको हमने थोड़ा नीचे करके देख लिया। X और B के बीच में है 3C/4। Y और A के बीच में कौन है? Y और A 3C/4। C है। Y और A के बीच में है C। अच्छा, Y और B के बीच में कौन है? 3C/4। Y और B के बीच में है 3C/4। और ये A और B के बीच में कौन है? 3C/4। 3C/4। अब आप मुझे ये बताओ, ऊपर के नेटवर्क को देख के बताओ, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? है सर। इसको भूल जाओ, ये तो दिक्कत ही नहीं दे रहा है, ये तो कह रहा है मैं जुड़ जाऊंगा लास्ट में आके। बैलेंस्ड है ये? है तो आप इसको हटा देंगे। हटा देंगे। हटाते ही देखो, अब x और y जिनके बीच में एक तो c पहले से ही है, इसके अलावा ऊपर c और c का क्या बनेगा सीरीज में? c और c का C/2। और 3C/4 और 3C/4 का सीरीज में 3C/8। 3C/8। और क्या ये तीनों पैरेलल में हो गए हैं कि नहीं? अब तीनों हो गए पैरेलल में x और y के बीच में। तो अब अगर मैं C इक्विवेलेंट देखूं तो C/2 प्लस 3C/8 और प्लस C, एलसीएम आया 8, 4C प्लस 3C प्लस 8C, 8 3 11 और 4 15, ये आ गया 15/8 और इंटू C। अभी बताओ क्या ये समझ आया किस तरह से हमने सोल्व किया? हाँ भाई, सबको क्लियर हो गया डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन? यस सर। सर अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं बनता तो? बैलेंस नहीं बनता तो हमने तरीका सीख रखा है अनबैलेंस कैसे सोल्व करना है। सर कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3-4 बार करते रहो इतना ना नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा ना, वो सवाल देने वाला भी तो सोचेगा। समझ गए हो ना? यूं तो बिल्कुल ऐसे सवाल बनते हैं जहाँ कुछ ही नहीं होता, वहां फिर केवीएल वेवीएल लगाने से काम चलता है। बताया था एक दिन मैंने आपको, कंपैरिजन करना पड़ेगा केवीएल लगा के, यस सर, है ना? लेकिन कुछ तो देगा आपको क्वेश्चन में, आसान हो जिससे सवाल। तो चलिए भाई, आप ये वाला सवाल अपना पूरा कीजिए यहां से। अरे कुछ मजे आ रहे हैं कि नहीं नए तरीके सीख के सर्किट सॉल्विंग के? अरे हाँ बिल्कुल, लगना चाहिए ना आपको कि हाँ भाई कुछ तो नया मिला है, क्योंकि यही चीजें हम रेजिस्टेंस में भी अप्लाई करेंगे। पार्टिसिपेंट्स पूरे जुड़े रहे हैं पूरी क्लास में। एक हर्षित गया बीच में, पर उनका मैसेज आ गया था कि नेटवर्क लो है। बाकी जितने शुरू में थे 30 पार्टिसिपेंट्स, उतने ही लास्ट तक भी हैं।
अब कल की क्लास में मैं अभी एक चीज और करवा रहा हूँ, एक और सवाल करवा रहा हूँ। कल की क्लास में हम पोलराइजेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया होगा पीछे 2-3 बार कि पोलराइजेशन पढ़ना है हमें। यस सर। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स थोड़ा सा पार्ट वो पढ़ना होगा 1-2 क्लास में, फिर कंप्लीट ही आपका फिर कैपेसिटर। मिटा दूं क्या, हो गया तो? मिटा दो। कितना तो अच्छा काम चल रहा है, घर बैठे बैठे पढ़ पा रहे हो आराम से। घर वालों ने फोन वोन भी ठीक ठाक ला के दे रखे होंगे, या कोई लैपटॉप पे भी अटेंड कर रहा होगा क्लास। ऐसा तो नहीं है कि दिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही है, जैसे सर्किट बना रहे हैं दिख ही ना रहा हो? नो सर ठीक है। हाँ सर सही दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है। अब देखो एक फिनिशिंग क्वेश्चन आज का लेते हैं, और दरअसल इस क्वेश्चन में हम एक इनफाइनाइट ग्रिड ले रहे हैं। इनफाइनाइट लैडर नहीं, इनफाइनाइट ग्रिड। इनफाइनाइट लैडर मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाई थी, आगे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो रूट में आंसर आ रहे थे 1 + √5/2 कुछ इस तरह के। यस सर। है ना? 5 + 1/। हाँ वो आपका था इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट ग्रिड बस बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, जैसे यूँ तो आप घुसते ही रहो इनमें, क्योंकि फिर तो क्या होता है कई और टेक्निक्स होती हैं जिनसे फिर चीजें सोल्व होती हैं। अभी हम नहीं करेंगे 12th में वो सब, लेकिन ये भी बहुत है। मान लो ऐसा आ जाए, स्क्वायर ग्रिड आ जाए, हेक्सागन आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई। ये एक आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का एक ग्रिड है जो बढ़ता ही जा रहा है, कोई एंड ही नहीं है। एक साइड ही नहीं, मैं इसको बाकी साइड भी बढ़ाऊंगा। ग्रिड का मतलब जाली, ये जाली की तरह दिखने लग गया हमें। यस इस तरह का कोई नेटवर्क है और ये चलता ही जा रहा है, हर तरफ ये इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई वो लैडर वाली बात नहीं है। ये है, समझ गए स्क्वायर ग्रिड क्या है, किस तरह का दिया है। इसमें आप किसी एक एज के 2 पॉइंट मांगो, कोई भी एक, जैसे ये ए और ये बी। अब इसमें और ज्यादा हम विस्तार में नहीं जाने वाले हैं कि भाई पता लगे शेप बिगाड़ दी या कोई और दी 2 पॉइंट ले लिए, तो फिर तो ये तो ज्यादा ही डेप्थ हो जाएगी, फिर कई थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है, वो थ्योरम्स हम नहीं पढ़ते हैं अभी। तो आपको ये बताना है कि फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। खत्म नहीं हो रहा है कहीं भी, इस तरह का नेटवर्क है। बनाओ, आप ही बनाओ, लिख लो पहले। अच्छा, ये आपको होमवर्क में दे दूं 1 दिन के लिए, कुछ सोचें इसके बारे में कुछ। यस 1 दिन के लिए होमवर्क जस्ट ये रखिए, शाम को नहीं, कल करते हैं इसको डिस्कस। और दूसरी बात, आज शाम की जो हमारी क्लास होगी
पहले तो ये बताओ भाई, इस क्लास में हमारा मेन फोकस रहा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड स्टार डेल्टा कन्वर्जन, क्या वो समझ आ गया है? फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, बिल्कुल उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये के फॉर्मूले आगे काम आएंगे रेजिस्टेंस में, पर उल्टा हो जाएगा, स्टार का डेल्टा में जो यहाँ था वो डेल्टा टू स्टार में वहाँ बनेगा, कोई नहीं, लेकिन याद रह जाएंगे, मतलब हमें आसान है, सिमेट्री है आसानी से। इनफाइनाइट ग्रिड हम सीखते हैं अगली क्लास में, आज इतना समय नहीं है अभी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करते रहें। अब बात आती है, जस्ट मैं 2 मिनट इस बारे में बात कर रहा हूँ, स्यूडो फोर्स। हम सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर ले रहे थे आपका, सर्कुलर रोटेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स है। मैं आपसे 1-2 बातें पूछता हूँ, शायद आपको ध्यान हो। यूं बताओ, क्या एक पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लगता है कि वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है? बताओ, क्या एक पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लगता है कि वो सर्कल में घूम रहा है? बताओ बताओ, हाँ कि ना? बोलो भाई। बिल्कुल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए। और वो कब लगाना पड़ता है? जब पार्टिकल नहीं, जो ऑब्जर्वर है, जो फ्रेम है, वो किस में घूम रहा हो, वो मतलब रोटेट कर रहा हो। ऑब्जर्वर रोटेटिंग हो तो किसी भी पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करोगे तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर थोड़ा सा और क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, कुछ सर्कुलर मोशन का रिवीजन, कुछ HCV वहां से अटेम्प्ट कर लेना। आज का आपका शाम तक का होमवर्क ये कि HCV सर्कुलर की अटेम्प्ट करके रखो, आप उसमें से कुछ करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या? मेरा भी है। हाँ बताओ। 3 सरफेस बनावे, एक तो बिल्कुल प्लेन, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अच्छा। उन पे कोई भी तीनों पे एक ऑब्जेक्ट रख दो सेम मास के, तो वो जो होता है नॉर्मल फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? बस रखें, वो रखें आराम से, चल रहे हैं, रखे तो बराबर लगेगा। एक मिनट, मैं इसको हटाऊं ना, ये तो बना ही लिया आपने। आपने एक सवाल पूछा है कि अगर 3 सरफेस आप लें, एक ये और एक ये, है ना, रखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, रखने पे तो भाई बिल्कुल ही बैलेंस ही रहेंगे, वो mg के बराबर हो जाएगा अगर बिल्कुल बीच में रखें, समझ रहे हो ना आप? अक्सर अगर आप पूछना चाह रहे हो, मूविंग है तो सुनो, ये भी 20 स्पीड से जा रहा है, ये भी 20 स्पीड से जा रहा है, और ये भी 20 स्पीड से जा रहा है। जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो इसमें सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है इधर और इसमें एक्सेलरेशन है इधर, ठीक है जी। अब मैं एफबीडी बनाऊं, नीचे वेट, ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट, ऊपर नॉर्मल, ये N1 ले लो, ये N2, और इसमें भी नीचे वेट और ऊपर नॉर्मल। इधर देखो, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो N1 बराबर होगा mg। इसमें देखते हो तो एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब mg माइनस N2 इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो N2 बराबर हो गया mg माइनस कुछ भी चीज। इसमें देखते हो तो एक्सेलरेशन ऊपर है, N3 माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू ac, N3 बराबर हो गया mg प्लस m इंटू ac। तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें तो आपको शायद दिख रहा है कि N3 सबसे ज्यादा है, फिर N1 है और फिर N2 है। बताओ, कंपैरिजन आ गया समझ? यस सर। ठीक है। और अक्षय आप भी कुछ पूछ रहे थे, जल्दी से पूछ लो, फिर क्लास ऑफ करेंगे। सर जैसे हम IIT में जाएंगे ना, क्या? तो सर हम इंजीनियरिंग करेंगे, IIT में जाएंगे, हाँ। तो सर मान लो सर कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन तो सर हमें सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाएंगे? और सभी एग्जाम्पल सर, मतलब आप सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है ना, तो हाँ। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ क्यों? देखो, खाली कंप्यूटर में क्यों नहीं? सुनो, केवल फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, केवल फर्स्ट ईयर,
वो इसलिए कि बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है उसमें, इंजीनियरिंग की बेसिक्स जो आपको किसी भी ब्रांच में ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, सेकेंड ईयर से बिल्कुल स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिजिक्स और बहुत भारी चीज़ों में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो तो फिजिक्स ही है ना पूरी, वो तो फिजिक्स ही है, तो वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यूँ नहीं है कि आपको मैकेनिकल का भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं या इस तरह का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो वो तो आपका IITs ने क्या, अगर फर्स्ट ईयर में किसी को एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी हो तो फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास चांस होता है, क्या पता आपको अपने जो ब्रांच लिए वो पसंद ना आए और दूसरी ब्रांच पसंद आ जाए। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो ब्रांच चेंज कर जाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में सारी कॉमन चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि कोई चेंज भी करना चाहे तो ऑप्शन हो, वहाँ उस कॉलेज में शीट हो तो वो चेंज कर जाए। और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही बेसिक सी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, शायद पिछले साल ही खबर आई थी कि सेक्शन 80 में चेंज किया गया है, वो अभी लागू नहीं है, ठीक है उसमें, सर और अभी नहीं, अभी तो हाँ वो होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर आपको क्या लगता है सब कुछ पढ़ाया जाएगा वहाँ पे जो भी काम आएगा आगे? देखो जो काम आ सकता है, जो काम आ सकता है वो जरूर वो लोग। अच्छा दूसरी बात, आप सुनो मेरी बात, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, ठीक है, आप कोई भी इंजीनियर बनते हो, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना, कोई मैकेनिकल, वो 4 साल कॉलेज में इतना नहीं सीख के जाता है, 4 साल वो अपने कॉन्सेप्ट कुछ बनाता है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा जब वो अपनी लाइन में जाता है ना, वहाँ पहली साल में ही बहुत कुछ सीख लेता है, या 4 साल के दौरान 1-2 बार आपकी समर ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हो अपना जिस लाइन में आप जाना चाह रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन क्लियर करना है। हाँ कि सर जो ऑल स्टूडेंट लाइक MIT हार्वर्ड वहाँ सर स्टार्टिंग से वो चीज़ पढ़ाई जाती है, वो स्टूडेंट्स बेटर होते हैं यहाँ से, उससे इंस्टीट्यूट्स भी बेटर हैं सर। वो क्या, दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सर जो ऑल इंस्टीट्यूट है ना, हाँ, MIT हार्वर्ड स्टैनफोर्ड, हाँ सर उनमें सर स्टार्टिंग से ही वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो काम आनी है, लाइक अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो कंप्यूटर में मैथ्स भाई सुनो, और सर वो इसलिए बेटर है अपने से। ऐसा है, आप उनमें, आप अगर उनमें जाना चाहो, उनमें फर्स्ट ईयर के बाद आप उनमें भी जा सकते हो। बहुत से IIT टॉपर्स ऐसे रहे जो फर्स्ट ईयर यहाँ की, उसके बाद सेकंड ईयर में सीधा इन इंस्टीट्यूट्स में चले गए, तो वो तो आपके पास मौका रहेगा आगे। चलिए ठीक है, अब हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू, फिर कभी डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। थैंक यू।